हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम। बहुत बढ़िया चैप्टर है। बहुत मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है और आपको अच्छा लगेगा। सिंपल है, बहुत आराम से समझ में आएगा। इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट हैं। मेन पार्ट क्या है कि इंश्योरेंस क्लेम मतलब हमें कुछ लॉस होगा, हम इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे, उसे क्लेम करेंगे और वो हमें पैसा देगी। तो इसमें हमारे पास मेनली दो टाइप हैं क्वेश्चंस के। एक लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, मतलब फैक्ट्री में आग लग जाएगी, आग लगने से स्टॉक का लॉस होगा, तो जितना स्टॉक का लॉस हुआ है उतना स्टॉक के लिए हम क्लेम करेंगे। दूसरा, आग लगने की वजह से बिजनेस 2-4 महीने 6 महीना डिस्टर्ब रहेगा। उस डिस्टरबेंस की वजह से जो हमें लॉस हुआ है प्रॉफिट का, जो हम प्रॉफिट कमा सकते थे लेकिन कमा नहीं पाए, वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का कितना क्लेम होगा वो हमें पता लगाना है। तो पहले कौन सा देखेंगे पार्ट? पहले देखेंगे लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी। ए बिजनेस में सफर एबनॉर्मल लॉसेस ड्यू टू डिफरेंट रीजन सच ए फायर, थेफ्ट, स्ट्राइक एक्सेट्रा। लेकिन इस चैप्टर में 99.99% केस में क्या कवर होता है? 99.99% केस में हम केवल फायर ही कवर करेंगे। वैसे तो लॉस किसी भी रीजन की वजह से हुआ, आपको काम एक ही करना है। अमंग दम द मोस्ट कॉमन इज कॉजेज डैमेज, लाइक इस वजह से क्या होगा, आपका स्टॉक खराब हो सकता है, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो ये सब ज़्यादातर फायर की वजह से होता है। जब फायर होती है तो नॉर्मली हैवी लॉसेस होते हैं और बिजनेस डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम चाहते हैं कि ये लॉस कवर हो जाए तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। कभी कभी ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी भी ले लेते हैं, सो दैट जो बिजनेस नहीं होने की वजह से लॉस हो रहा है वो भी कवर हो जाए, जो हमने बात करी थी। तो एक हो गई लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी, लॉस ऑफ एसेट पॉलिसी, एक हो गई लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, तो लॉस ऑफ असेट, लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो लॉस ऑफ असेट में बिल्डिंग भी हो सकती है, फर्नीचर भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में हम स्टॉक के बारे में ही पढ़ेंगे। टू डिटरमाइन द क्लेम फॉर लॉस, द वैल्यू ऑफ असेट एट द डेट ऑफ फायर इज कंसिडर्ड। बच्चों, जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास कितने का स्टॉक है यही तो पता होना चाहिए, उस हिसाब से तो हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। द वैल्यू ऑफ एसेट डिस्ट्रॉयड मे बी ऑब्टेन फ्रॉम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखेंगे और पता लगा लेंगे कि कितने का माल रखा हुआ है और खराब हुआ है। बट इन केस ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, द वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द डेट ऑफ फायर इज टू बी एस्टिमेटेड। क्यों? इफ स्टॉक लेजर इज डिस्ट्रॉयड बाय फायर और इज नॉट मेंटेन। बच्चों, जहां पर हिसाब किताब लिखा हुआ था कि हमारे पास कितना माल है, आग लगेगी तो वो भी तो जल जाएगा। मान लिया जल गया, वो हमारे पास ये नहीं पता स्टोर लेजर में किस समय माल कितना था आग लगते समय, तो फिर हम क्या करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे? तो मेन काम क्या है, हमें पता लगाना है कि जिस समय आग लगी उस समय माल कितना था। तो उसके लिए हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेमोरेंडम? मेमोरेंडम का मतलब होता है बच्चों, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। नॉर्मली जो कोई लेजर अकाउंट होता है वो जनरल से लेजर में पोस्टिंग होती है और तब बनता है, लेकिन ये मेमोरेंडम अकाउंट बिना जनरल बनाए, बिना जनरल से लेजर में पोस्टिंग किए, ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है? स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। तो उसके लिए हम मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। कब से कब तक का बनाएंगे? जिस दिन हमारा साल शुरू हुआ उस दिन से लेके आग लगने की तारीख तक हम ये बनाएंगे। बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है, वैसे ही बनेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सेल, क्लोजिंग स्टॉक और जीपी। लेकिन अब तक क्या होता था, हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, जीपी बैलेंसिंग फिगर होती थी। लेकिन अब क्या होगा, अब हम लोग जीपी, क्योंकि परसेंटेज क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की परसेंटेज क्वेश्चन में दे रखी होगी, अगर नहीं दे रखी होगी तो निकाल लेंगे। तो जीपी रेशियो दे रखा होगा हमें, तो हम सेल पर जीपी रेशियो लगा देंगे और हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है ये क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्योंकि अगर हम सब कुछ लिख देंगे तो हमारा टोटल डेबिट क्रेडिट साइड का मैच होना चाहिए। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखेंगे तो जो डिफरेंस है वो क्लोजिंग स्टॉक की वजह से ही आएगा। आफ्टर डिटरमाइनिंग द स्टॉक एट ए
एज एट द डेट ऑफ फायर द वैल्यू ऑफ सैल्वेज स्टॉक इज कंप्यूटेड। बच्चों ये तो नहीं हो सकता ना कि 100% माल जल गया, 10-20%, 50% कुछ माल बचा होगा ना। तो लिखा है द वैल्यू ऑफ सैल्वेज, सैल्वेज मतलब आग लगने के बाद जो माल बचा है वो, उसका पता लगाएंगे। देन अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, उसके बाद हम लॉस ऑफ स्टॉक का पता लगाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जिस दिन आग लगी उस दिन माल कितना था, बच कितना गया, नुकसान कितना हुआ। ठीक है। इट मे बी नोटेड दैट द प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द क्लेम फॉर लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट इज सिमिलर टू द वी हैव डिसाइडेड लॉस ऑफ स्टॉक, सेम है। अब हम बात करते हैं क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक की। तो क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक कैन बी स्टडीड इन टू हेड्स। नंबर वन टोटल लॉस, नंबर टू पार्शियल लॉस। टोटल लॉस मतलब जितना माल था सारा ले गया, पार्शियल लॉस मतलब कुछ माल बच गया। तो हम पहले बात करते हैं टोटल लॉस। इफ द गुड्स आर टोटली डिस्ट्रॉयड द अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू एक्चुअल लॉस, जितना भी लॉस हुआ या पॉलिसी जो भी कम है वो आपको मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि पॉलिसी ले रखी है 10,000 की और आग लगी और नुकसान हुआ 50,000 का। तो बताओ, पॉलिसी आपने 10,000 की ले रखी है और नुकसान हो गया आपको 50,000 का, तो इंश्योरेंस वाले क्या देंगे आपको, 50,000 या 10,000? 10,000। अगर एक्चुअल लॉस हुआ 10,000, पॉलिसी ले रखी है 50,000, तो आपको कितने पैसे मिलेंगे, आपको मिलेंगे 10,000। क्यों? रीजन ये है कि जब आपका लॉस ही 10,000 का हुआ है तो 50,000 किस खुशी में मिलेंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं एक्चुअल लॉस और पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस आपको मिल जाएगा, जो भी कम है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। 24 मई 24 मई को वो मनहूस दिन था 2022 का, जिस दिन आग लगी। मिस्टर आमिर की प्रीमाइसिस में आग लग गई। इस स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर, मतलब कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग ईयर है, और 1 जनवरी से ईयर स्टार्ट हुआ है। इस दिन स्टॉक क्या था, सॉरी 83,500 का स्टॉक था। अब इस दिन जिस दिन आग लगी, डेट ऑफ फायर, इस दिन कितना स्टॉक है नहीं पता, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि ओपनिंग कितना था प्लस माल आया कितना, परचेजेस, परचेजेस है इस दौरान 1,12,000, और इस दौरान सेल है हमारी 1,54,000। 1,54,000 की सेल है। ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स हमें ये पता चला कि हमारा लगभग 25% जीपी होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है 25%। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम, अगर इन्होंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है 95,000 रुपीज की, पॉलिसी है 95,000। इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ा इशू जो आता है वो ये होता है कि हमें पता ही नहीं कि जब आग लगी तो माल कितना था, तो हमें वही पता लगाना होता है। और उसके लिए अभी अभी हमने बात की, हमें क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम, क्या मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, कंप्यूटेशन ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये तो कर रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम, मेमोरेंडम
ट्रेडिंग अकाउंट कब से कब तक का बना रहे हैं? 1 जनवरी टू 24 मई। तो ये हमारा पहला काम है, मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाना। ट्रेडिंग में सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक हमारा है 83,500, क्वेश्चन में दिया है। 2 परचेजेस, इस दौरान जो परचेजेस है वो हमें क्वेश्चन में दी है 1,12,000। सेल्स 1,54,000, और ग्रॉस प्रॉफिट जीपी, जीपी दिया है 25% ऑन सेल्स, सो 25% ऑफ 1,54,000। 38,500, टोटल कर लेते हैं। 83,500, 1,12,000, 38,500, 2,34,000, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना निकल कर आया? 80,000। तो जिस दिन आग लगी उस दिन हमारे पास स्टॉक 80,000 का था। अब अगर पॉलिसी ज़्यादा है लॉस से, इफ पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन लॉस, एक तो ये सिचुएशन है, और इफ पॉलिसी अमाउंट इज लेस देन लॉस, तो यहाँ पर हमारे साथ क्या केस है? पॉलिसी है हमारी 95 की और लॉस है 80 का। अगर पॉलिसी अमाउंट लॉस से ज़्यादा है तो क्लेम विल बी इक्वल टू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। जितना भी लॉस हुआ सारा ही क्लेम हमें मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम विल बी ₹80,000। क्यों? क्योंकि इसमें हम ऐसा लिखेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक 80,000, पॉलिसी अमाउंट 95,000, दोनों में से जो भी कम है, विच एवर इज लेस। तो ये हमारा क्लेम का अमाउंट आ जाएगा कि हमें क्लेम कितना करना चाहिए। आप एक कॉमन सेंस लगाकर सोचो, क्या है कॉमन सेंस? कि आपका माल खराब हुआ 80,000 रुपये का, 80,000 का, और पॉलिसी 95 की है, तो जो लॉस हुआ वही तो मिलेगा, तो 80 मिलेगा। और अगर आपका जो उल्टा होता कि लॉस ऑफ स्टॉक होता 95 और पॉलिसी होती 80, तो भी 80 मिलता, क्योंकि जितनी पॉलिसी है उससे ज़्यादा पैसा तो कभी मिलेगा नहीं। इसलिए दोनों सिचुएशन में जो कम अमाउंट है वो मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 भी इससे मिलता जुलता है। इसमें लिखा है कि एज्यूम करो कि पॉलिसी 60,000 की है, 95 की नहीं है। तो मैंने अभी आपको समझाया, पॉलिसी और लॉस, लॉस है 95, तो जो भी कम है आपको 60,000 का क्लेम है। ठीक है। पार्शियल लॉस नेक्स्ट वीडियो में।
अगर सारा का सारा माल नहीं खराब होगा, कुछ बच जाएगा तो क्या करेंगे? ऐसा तो नहीं होता ना, कभी कभी बच भी जाता है माल। ऐसा नहीं है कि आग लगी और 100% माल जल गया। जो बच गया वो हमारे लिए सैल्वेज वैल्यू है, और जो खराब हो गया वो लॉस हो जाएगा हमारा। तो ये पार्शियल लॉस होगा, 100% लॉस नहीं होगा। If goods are partially destroyed, the amount of claim is equal to the actual loss of stock provided the goods are fully insured. मतलब क्या है इस बात का? सपोज ये गुड्स हैं 5 लाख के, और आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो 4,50,000 की ले रखी है। अब आग लगी और आपका जो माल खराब हुआ वो 4,10,000 रुपये का माल लॉस्ट हो गया बाय फायर। तो आपने इंश्योरेंस करा रखा था 4.5 लाख रुपए का, आपका माल खराब हुआ 4,10,000 का। तो एक नॉर्मल इंसान कहता है कि हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम है इट शुड बी 4,10,000, क्योंकि 4,10,000 रुपये का माल खराब हुआ है। क्लेम पॉलिसी 4.5 लाख की थी। लेकिन इस पर थोड़ा सा अगर गौर फरमाए तो आपका कहने का सेंस ये है कि 4,10,000 का माल इंश्योर था और 90,000 रुपये का माल अनइंश्योर था। और जब आग जब लगने के लिए आई, तो जब इधर आने लगी आग अनइंश्योर माल पर, तो माल ने उससे कहा कि देख आग यहाँ मत लग, क्योंकि मैं इंश्योर नहीं हूँ। आप है ना, ये माल इतना माल इंश्योर है 450 और 50,000 का अनइंश्योर्ड है ना। तो आग जो है वो जाकर लगी उस माल पर जो इंश्योर्ड था। ये थ्योरी है जो एक आम इंसान या जो ओनर सोचता है। क्या ये माल है इंश्योर्ड, ये अनइंश्योर्ड, तो आग यहाँ लगी है, अनइंश्योर्ड को तो आग टच करेगी नहीं, पहले इंश्योर्ड माल को जलाएगी आग। अब इस थ्योरी पर अगर चलेंगे तो आप इंश्योरेंस कंपनी वाले पता क्या कहेंगे, ये 90,000 का माल अनइंश्योर्ड था और सबसे पहले जो आग है वो यहीं पर आई और इस पूरे माल को खराब कर दिया। क्योंकि अनइंश्योर्ड था इसलिए हम 90,000 का क्लेम आपको नहीं देंगे। आपका जो पूरा माल है वो 4,10,000 का खराब हुआ है, इसमें से 90,000 का अनइंश्योर्ड था, तो हम आपको 3,20,000 रुपये का क्लेम देंगे। तो कायदे से देखा जाए तो ना तो आप ठीक कह रहे हैं, ये थ्योरी भी गलत है, और ना ही इंश्योरेंस वालों की थ्योरी ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता। तो थ्योरी क्या कहती है? थ्योरी ये कहती है कि जब आग लगेगी तो जो माल आग लगेगी तो इंश्योर्ड माल में भी आग लगेगी और अनइंश्योर्ड में भी लगेगी। इंश्योर्ड कितना है? 4,50,000। अनइंश्योर्ड कितना है? 50,000। तो इसी रेशो में माल जलेगा, बराबर, सब बराबर हिसाब से जलेगा। ऐसा नहीं है पहले आग उसे लगेगी उसे लगेगी। तो दिस वन इज 9:1। तो आपका 4,10,000 रुपये का जो माल खराब हुआ है इसमें 9:1 का रेशो अगर आप निकालेंगे, 4,10,000 इंटू 9/10, तो 3,69,000 का माल जो है वो इंश्योर्ड वाला जला है, और 1/10 मतलब 41,000 का माल अनइंश्योर्ड वाला जला है। तो इसलिए आपको 41,000 का क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसे कैसे हम समझें? इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं एवरेज क्लॉज। क्लॉज मतलब एक पॉइंट डाला होता है पॉलिसी में, तो एवरेज क्लॉज मतलब एवरेज वाला पॉइंट पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में डाला हुआ है कि जब भी आग लगेगी तो हम एवरेज मानेंगे कि एवरेज माल खराब हुआ है।
हाउ एवर इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस, मतलब माल इंश्योर पूरा नहीं था। अगर हमारा जो मैंने अभी अभी एग्जांपल लिया, इसमें माल हमारा 5 लाख का स्टॉक था, अगर इंश्योरेंस 5 लाख या उससे ऊपर होता तो पूरा 4,10,000 का क्लेम मिल जाता, क्योंकि माल 100% इंश्योर्ड होता। इन केस ऑफ अंडर इंश्योरेंस द अमाउंट ऑफ क्लेम डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ पॉलिसी एज अंडर विदाउट एवरेज क्लॉज क्लेम इज इक्वल टू द लॉर ऑफ लॉस और द सम इंश्योर। अगर यही जो हमने क्वेश्चन करा, इसमें लॉस कितना है 410 और सम इंश्योर कितना 450, दोनों में से कम क्या 410, तो 410 मिल जाएगा, इसका मतलब पूरा पूरा मिल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों? क्योंकि पॉलिसी होती है विद एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंश्योर्ड अमाउंट इज लेस देन द इंश्योरेबल अमाउंट। बताओ, हमारा जो माल है इंश्योरेबल अमाउंट, इंश्योरेबल अमाउंट और इंश्योर्ड अमाउंट मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ इंश्योर्ड, तो जो मैंने एग्जांपल में बताया 450 का इंश्योर्ड है, माल कितने का था 5 लाख का, तो कायदे से पूरे 5 लाख का माल था, तो 5 लाख का ही तो इंश्योरेंस होना चाहिए, तो इसे बोलते हैं इंश्योरेबल। इंश्योरेबल मीन्स स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। तो 5 लाख रुपए का माल इंश्योर्ड होना चाहिए था, करा रखा था 4.5 लाख का। तो एवरेज क्लॉज इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंश्योर्ड अमाउंट मतलब 450 इज लेस देन इंश्योरेबल अमाउंट मतलब 5 लाख, तो हमारा एवरेज क्लॉज लगेगा। टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ क्लेम, loss of stock is proportionately reduced considering the ratio of policy amount to the value of stock on the rate of fire। वही जो मैंने अभी भी आपको बताया। तो जो आपका लॉस हुआ है, इसमें दोनों टाइप का माल है। 4,10,000 रुपए का जो लॉस हुआ है, इसमें 4.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, पूरा माल 5 लाख का था, 90% आपका माल इंश्योर था, तो क्लेम भी 90% ही मिलेगा। आउट ऑफ 5 लाख, आउट ऑफ 5 लाख आपने 450 का इंश्योरेंस कराया, तो 90% इंश्योरेंस कराया, तो आपको क्लेम भी 90% ही मिलना चाहिए। तो 4,10,000 का 90% 3,69,000। देखो इस फॉर्मूले से यही आएगा, लॉस ऑफ स्टॉक इंटू सम इंश्योर डिवाइड बाय सम इंश्योरेबल, यही अमाउंट आ रहा है। ठीक है। इफ इट इज नॉट क्लियर वेदर द पॉलिसी इज विद एवरेज क्लोज और विदाउट, तो आपको हमेशा विद एवरेज क्लोज ही एज्यूम करना है। एज्यूम करना है क्वेश्चन नंबर 1 में कॉस्ट ऑफ स्टॉक सैल्वेज इज 5,600 और सम स्टॉक वाज सैल्वेज इन ए डैमेज कंडीशन और उसकी वैल्यू है 16,000। इसका मतलब हमारे पास 21,600 रुपए का माल बच गया है। आमिर हैज इंश्योर्ड हिज स्टॉक फॉर 60,000। क्वेश्चन नंबर 1 को ढूंढते हैं बच्चों, कहाँ है? ये रहा, पॉलिसी और लॉस। मैं तो भूल गया अभी अभी हमने क्या देखा था, कोई टेंशन नहीं, पहले देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में पॉलिसी 95,000 की थी, लॉस ऑफ स्टॉक 80,000 का था, है ना? तो अब लॉस ऑफ स्टॉक 80,000 का है, क्योंकि हमारा उस दिन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का था। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक 80,000 का है और सैल्वेज वैल्यू है 21,600, तो लॉस ऑफ स्टॉक कितना हो गया 58,400। यस। अब इंश्योर्ड कितने का करा रखा है आपने? 60,000। और इंश्योरेबल कितना है? इंश्योरेबल मतलब स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर।
तो क्योंकि आपने कम का इंश्योरेंस करा रखा है तो आपको 100% अमाउंट नहीं मिलेगा क्लेम का। तो क्लेम कितना होगा, फॉर्मूला है लॉस ऑफ स्टॉक मल्टीप्लाई बाय पॉलिसी अपॉन स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वैसे तो ये लिखा होता है पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय इंश्योरेबल अमाउंट, ठीक है। तो लॉस ऑफ स्टॉक कितने का हो गया, 58,400। पॉलिसी कितने की होगी, 60,000। और होनी कितनी चाहिए थी, 80,000। 43,800। तो बच्चों क्लेम हमें करना है 43,800 का। बच्चों जनरल एंट्रीज क्या बनेगी, जैसे ही हमें पता चलेगा कि माल खराब हो गया, आग लग गई है, तो क्या एंट्री बनाओगे, स्टॉक लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग या परचेजेस, हमेशा की तरह। ये आपने बहुत बार पढ़ा है पहले। क्लेम मिलेगा तो इंश्योरेंस क्लेम या कंपनी डेबिट टू स्टॉक लॉस बाय फायर, और जो डिफरेंस है वो पीएनएल में चला जाएगा और बाद में क्लेम मिल जाएगा। तो सिंपल एंट्रीज है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको खुद से करना है या मैं डालूंगा, अभी मैं नहीं करा रहा। हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे कि इंश्योरेंस क्लेम के चैप्टर की, और इंश्योरेंस क्लेम क्यों मिलेगा हमें। इंश्योरेंस क्लेम हमें इसलिए मिलेगा क्योंकि आग लग गई है, आप देख भी पा रहे हैं कितनी बुरी तरीके से आग लगी है, फायर ब्रिगेड को बुला रखा है, और वो कुछ ना कुछ तो बचा ही लेंगे, और जो लॉस होगा उसका हमें क्लेम का कैलकुलेशन करना होगा। कभी भी आग लगना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जान और माल का। माल मतलब गुड्स भी खराब हो सकते हैं, होते ही हैं, और साथ साथ कोई इंसान मर भी सकता है, वो वापस नहीं आ सकता। गुड्स के लिए जो लॉस हुआ है वो तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो देखिए बहुत बुरी तरीके से, बहुत जोर जोर से आग की लपटें निकल रही है, तो अच्छा तो नहीं हुआ जो भी हुआ, खैर आग लगनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब लग गई तो अब इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जनरल एंट्रीज तक बताया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताएगा कि किस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ए स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक सफर्ड बाय बिपाशा लिमिटेड। बिपाशा बसु की एक कंपनी थी, उनको लॉस हो गया। अब हमें बताना है, कंपनी का जीपी रेशियो 18% है। बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, 18% है, क्योंकि जब हम मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से हमें पता चलेगा कि कंपनी का जीपी रेशियो ये है, तो बैलेंसिंग फिगर स्टॉक आ जाएगा हमारा। स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 जनवरी 2022 को जो स्टॉक था वो था 15,000, और हमने 12,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस करा रखा है। आग लगी है 15 अप्रैल को, देखें हिसाब लगाकर 1 जनवरी को ईयर स्टार्ट हुआ, और जो आग लगी है वो कब लगी है, आग लगी है 15 अप्रैल को, यह है डेट ऑफ फायर। और सैल्वेज वैल्यू बता रखी है, इस दिन का सेल वगैरह सब कुछ। आगे लिखा है
बस यही है। तो हमें क्या करना है, इस पीरियड का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, सो दैट हमें पता चल सके जिस दिन आग लगी उस दिन माल कितना था। ठीक है, तो हमें एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कब से कब तक का बनाना है, 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक 15,000, स्टॉक ऑन अप्रूवल विद कस्टमर ऑन द डेट ऑफ फायर इज 5,000। तो स्टॉक विद ऑन जो अप्रूवल के लिए दिया है वो माल हमारे पास आया है या गया है, गया है, जस्ट लाइक सेल। तो बाय गुड्स विद कस्टमर्स, इसकी वजह से हमें लॉस कम होगा। क्यों, आग लगेगी तो इस माल पर आग नहीं लगेगी, क्योंकि ये माल तो हमारे पास रखा ही नहीं है, ये तो कस्टमर के पास है। इस दौरान की जो सेल्स है वो है 80,000 और सेल्स रिटर्न है 20,000। बाय सेल्स 80,000 माइनस रिटर्न्स 20,000, क्रेडिटर्स हमें बता रखे हैं ओपनिंग क्लोजिंग, क्योंकि हमें परचेजेस नहीं बता रखी, तो हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर परचेजेस का पता लगाना पड़ेगा। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन वर्किंग नोट में बनाना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ने की वजह से बनाना पड़ रहा है। ओपनिंग बैलेंस है 25 और क्लोजिंग बैलेंस है 22,500। ठीक है ना, और लिखा है कि चेक्स इशू टू सप्लायर ड्यूरिंग द सेम ईयर 50,000, तो पेमेंट हुई है 50,000 क्रेडिटर्स टू बैंक, जिसमें से 45 के प्रेजेंट हुए हैं। तो उससे हमें क्या लेना देना, प्रेजेंट हुए या नहीं, हमने दे दिया, हमने एंट्री बना दी। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ड्यूरिंग द सेम ईयर 2,000, तो परचेजेस रिटर्न्स है 2,000, तो 50,000 2,000 22,500 74,500 49,500 हमारी बैलेंसिंग फिगर आई। परचेजेस क्वेश्चन में सीधा सीधा नहीं दिया था, तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल ली अकाउंट बनाकर क्रेडिटर्स का। तो परचेजेस है 49,500 माइनस परचेजेस रिटर्न्स 2,000, तो 47,500 की हमारी नेट परचेजेस आ गई। जीपी रेशो हमें दिया हुआ है, तो हम जीपी भी निकाल सकते हैं। जीपी रेशो दिया है, अच्छा पहले वेजेस भी है। वेजेस 1,000 रुपये पर मंथ है, 15 महीने की आउटस्टैंडिंग है, तो 2 वेजेस 3.5 महीने की वेजेस आ जाएगी 15 अप्रैल तक, है ना, जनवरी फरवरी मार्च और अप्रैल के 15 दिन। 1,000 रुपये पर मंथ है, तो 3 महीने का दे दिया, 3,000 तो पेड हो गया, और आधे महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया, तो 3,500 रुपीज़ आ जाएगा। बच्चों यहाँ पर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। क्या इस 5,000 को, ये जो 5,000 रुपये है, क्या ये 5,000 रुपये कॉस्ट है या सेलिंग प्राइस है? कस्टमर को दिया तो सेलिंग प्राइस होगा, तो इस पर भी हमने प्रॉफिट लिखा होगा 18% के हिसाब से।
65,000 का 18% 11,700, टोटल इज 77,700। इसमें से लेस कर देंगे हम 65,000, तो हमारे पास आ जाएगा 12,700। दैट इज स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। अब यहाँ पर हम करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ क्लेम। क्लेम की कंप्यूटेशन करेंगे। सबसे पहले स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 12,700 था, जिसमें से कुछ माल बच गया था, 2,800 रुपये का माल, 2,800 रुपीज़ का माल हमारा सेव हो गया। लेस सैलवेज वैल्यू 2,800, 2,800 का माल बच गया, तो लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक हो गया 9,900, 9,900 रुपये का स्टॉक का नुकसान हो गया हमारा। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है कि हमारी जो पॉलिसी है वो है 12,000 रुपये की, और होनी कितने की चाहिए? कुछ बच्चे कहते हैं 15,000 की। क्यों? आग हमारी साल के पहले दिन थोड़ी ना लगी, जिस दिन आग लगी है उस दिन माल था 12,700, तो इसका मतलब हमारी पॉलिसी 12,700 रुपये की होनी चाहिए। अगर 12,700 की पॉलिसी होती तो हमारा 100% माल इंश्योर्ड होता और हमें पूरा क्लेम मिल जाता। लेकिन अब माल हमारा कितना इंश्योर्ड है? 12,000 आउट ऑफ 12,700। तो एवरेज क्लॉज लगेगी और अमाउंट ऑफ क्लेम होगा लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। क्योंकि इसमें से इसी रेशो में हमारा माल इंश्योर्ड है। 9,900 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 12,700, 9,354 रुपीज़ का हम क्लेम करेंगे इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसके अंदर गुड्स एंड टोन अप्रूवल का एक नया पॉइंट आया था और फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन था पहला, अच्छा था। ठीक है, इसके बाद अगर ग्रॉस प्रॉफिट ना दे रखा हो तो वो टॉपिक एक नए रेशो में नए वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए थे उनमें जीपी रेशो दिया हुआ था। इन केस हमें जीपी रेशो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? बहुत सिंपल सी बात है, हम जीपी रेशो का पता लगाएंगे। लास्ट ईयर के जीपी रेशो का पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि करंट ईयर के जीपी रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी। लास्ट ईयर का जीपी रेशो कैसे पता चलेगा? हम लास्ट ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और वो जीपी रेशो जो लास्ट ईयर का है उसे इस ईयर में अप्लाई कर देंगे, अगर क्वेश्चन में कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन अगर सपोज क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि लास्ट ईयर का जीपी रेशो से इस साल का जीपी 2% बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो प्लस माइनस कर देंगे ट्रेंड के हिसाब से। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा तो जो लास्ट ईयर का जीपी है वही इस साल का जीपी मान लिया जाएगा। सपोज पीछे एक की बजाय लास्ट 2, 3, 4, 5 ईयर्स का हमें डाटा दिया है, तो हमें पिछले 4-5 साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर उस जीपी रेशो को निकालना पड़ेगा। फिर उन सब जीपी रेशो से देखेंगे कोई ट्रेंड तो नहीं बन रहा है। अगर कोई ट्रेंड बन रहा है तो उस ट्रेंड के हिसाब से वेटेड एवरेज रेशो निकाल लेंगे, वेटेड एवरेज मान लेंगे। अगर कोई ट्रेंड नहीं होता है तो सिंपल एवरेज, ट्रेंड होता है तो वेटेड एवरेज। ठीक है, और पता चला हर साल लगभग सेम ही परसेंटेज आ रहा है तो वो वाला रेशो ले लिया जाएगा। इफ जीपी रेशो इज नॉट गिवन, तो हमें एस्टिमेट करना पड़े चाहिए और उसके लिए जीपी रेशो तो चाहिए।
तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर द करंट ईयर इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ जीपी ऑफ ईदर प्रीसीडिंग और एवरेज ऑफ पास्ट फ्यू ईयर्स, या तो पिछला साल या कुछ साल, बहुत सारे साल, डिपेंडिंग अपॉन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अगर क्वेश्चन में एक ही साल की इंफॉर्मेशन है तो आप 4-5 साल की तो कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। इफ द रेशियो पास्ट ईयर शोन ए ट्रेंड वेटेड एवरेज में, ट्रेंड का क्या मतलब है? ट्रेंड का मतलब ये है 10% जीपी रेशियो है फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 14 है, थर्ड ईयर में 16 है, ऐसे है, तो बढ़ रहा है ना हर साल, तो इसे ट्रेंड माना जाएगा। ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि यहाँ 4 है तो ये भी 4% का ही डिफरेंस होना चाहिए, वो ट्रेंड नहीं होता। ट्रेंड का मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। इंक्रीज हो रहा है तो हर साल इंक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो हर साल डिक्रीज हो रहा है। अगर 10%, 7%, 6% है तो ये डिक्रीजिंग ट्रेंड है। तो ऐसा कोई ट्रेंड है तो वेटेड एवरेज, और अगर ट्रेंड नहीं है जैसे कि 12 और 6 हो गया, 9%, 16 हो गया, तो यहाँ कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, तो इसका मतलब वो क्या है, सिंपल एवरेज लेना होगा वहां पर। It is very important to ensure that stock opening as well as closing in the past years is valued at cost। हमारा जो स्टॉक है वो सही वैल्यू पर हमने लिखा हो, अगर वो वैल्यू ठीक नहीं है तो जीपी रेशो ठीक नहीं आ सकता, हमें उसे करेक्ट वैल्यू पर लाना पड़ेगा। ऐसी कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है पिछले सालों में तो वो करना पड़ेगा, कोई एबनॉर्मल गेन या एबनॉर्मल लॉस है तो उसे करना पड़ेगा। जस्ट लाइक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन केस ऑफ पार्टनरशिप, हम जैसे पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते थे, उसमें एबनॉर्मल और एबनॉर्मल गेन और लॉसेस का इफेक्ट हम हटा देते थे। ऐसे ही उसके अंदर हम कोई भी रेक्टिफिकेशन था तो वो करते थे, वो ही सारे काम करने। Otherwise, the valuation should be adjusted first at cost to determine the GP ratio of past years. Figure of current year should be adjusted on the basis of preceding year to eliminate the effect of price level changes. ये लिखा है कि ये अभी पॉइंट आएगा तो मैं तब समझा दूंगा। कई बार क्या होता है कि हमारे को सपोज करंट ईयर का जीबी रेशो नहीं दिया, तो हमने क्या करा, करंट ईयर का जीपी रेशो नहीं दिया तो हमने पास्ट प्रीवियस ईयर का जीपी रेशो निकाल लिया वाया 20%। अब सपोज लिखा करंट ईयर में इन्फ्लेशन से हमारे प्राइस चेंज हो गया। अब अगर इन्फ्लेशन से प्राइस चेंज हो गया है तो जो हमारा जीपी रेशो 20% है वो तो नहीं लग सकता है, क्योंकि प्राइस लेवल चेंजेस की वजह से जीपी रेशो में डिफरेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जीपी रेशो तो क्योंकि हमें 20% पता है, हम क्या करेंगे, करंट ईयर प्राइसेस को कन्वर्ट करेंगे प्रीवियस ईयर प्राइसेस पर, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर प्राइसेस के बेस पे ही जीपी रेशो पता है। फिर हम जीपी रेशो लगाकर क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, वो क्लोजिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर के प्राइस पर होगा, उसे चेंज करेंगे। आएंगे क्वेश्चंस तो मैं उस पर 10-15 मिनट लगाकर डिटेल में पहले समझाऊंगा। गुड्स नॉट यूज फॉर रीसेल नेमली विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, थेफ्ट, स्टॉक, फ्री सैंपल गिवन, तो उन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा सो दैट हमें सही सही माल पता है। सपोज आपने गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न बेसिस पर दे दिया किसी को माल, तो क्या वो माल आपके पास है? नहीं। क्या उसमें आग लगी है? नहीं। तो उसका एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि अगर हमें करंट ईयर में जीपी रेशो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे। आग लगी है 11 मई 2011 को प्रीमाइसेस ऑफ चुलबुल लिमिटेड। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स हमें बताना है हम इंश्योरेंस कंपनी के पास कितना क्लेम करेंगे। प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की इंफॉर्मेशन है लेकिन जीपी रेशो नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। कब से कब तक? 1 जनवरी 11 से 11 मई 11 तक। एक तो ये मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, और दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कौन सा? 1/1/2010 से लेके
31 दिसंबर 2010 तक पिछले साल का हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे सो दैट वी कैन कंप्यूट जीपी रेशो। तो ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का है 20,000, करंट ईयर का है 60,000, परचेजेस है 1 लाख पिछले साल की, परचेजेस है करंट ईयर की 1,76,000, सेल्स है पिछले साल की 1,20,000 और सेल्स है इस साल की 2,10,000। तो जो इस साल का ओपनिंग स्टॉक है 20,000 वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा, तभी तो इस साल का ओपनिंग है। अब हम पिछले साल का जीपी निकाल सकते हैं, टोटल 2,30,000 2,30,000 माइनस 60,000 माइनस 1,76,000। कुछ और भी इंफॉर्मेशन है क्या, या कुछ गड़बड़ लिख दिया मैंने? परचेजेस, सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया बच्चों, मना तो करा करो। जो इस साल का क्लोजिंग है, या ये कहें इस साल का जो 1 जनवरी 2011 को ओपनिंग है वो पिछले साल क्लोजिंग रहा होगा, तो यहाँ पर पिछले साल क्लोजिंग हो जाएगा 60,000। सॉरी, मैंने गलती से इसको यहाँ लिख दिया, मुझे लगा ये पिछले साल का है। और मैं जीपी निकाल लेता हूँ 1,80,000 जीपी आ गया 60,000। जीपी रेशो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100, 50%। उम्मीद है ये मेरे से छुपा नहीं है, मेरे पीछे नहीं आया है। 50% जीपी रेशो है, ये जीपी रेशो यहाँ लगा देंगे। 2,10,000 का 50% 1,05,000। So 1,05,000, 1,76,000 and 60,000, 3,41,000 minus 210, तो 1,31,000 हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया ऑन द डेट ऑफ फायर। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर आ गई। दोबारा से समझिए, मेरे से एक हल्की सी गलती हो गई थी, इस वजह से आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हुई हो, मैं रिपीट कर देता हूँ। देखिए, हमें इस साल की भी इंफॉर्मेशन दी गई है, पिछले साल की भी दी गई है। तो जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन है वो मैंने वर्किंग नोट में ब्लू कलर का ट्रेडिंग बनाया है, मैंने सारी इंफॉर्मेशन उसमें डाल दी। ओपनिंग स्टॉक भी दिया था, परचेजेस भी दिया था, सेल भी दिया था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था। लेकिन इस साल का ओपनिंग स्टॉक दिया था, तो जो इस साल का ओपनिंग है वो पिछले साल का क्लोजिंग है, तो वो लिख दिया मैंने। तो पिछले साल का जीपी आ गया और जीपी रेशो आ गया। वो जीपी रेशो मैंने इस साल की सेल पे लगाकर इस साल के ट्रेडिंग में लगा दिया, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आ गया। लास्ट में बताया है कि 11,000 रुपये का माल बच गया है, हमने बचा लिया है। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर इज 1,31,000, माइनस करेंगे सैलवेज इज 11,000, तो लॉस ऑफ स्टॉक इज 1,20,000। अब हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ड, क्लेम कितना होगा। तो हमें पॉलिसी अमाउंट नहीं दी, तो हम नोट डालकर ये एज्यूम कर लेंगे कि हम वी हैव सफिशिएंट पॉलिसी एंड पॉलिसी अमाउंट इज मोर देन 1,31,000, क्योंकि जिस दिन आग लगी है उस दिन जितना माल है
उससे ज़्यादा की पॉलिसी होनी चाहिए, और पॉलिसी 131 से ऊपर की है तो पूरा क्लेम मिल जाएगा 1,20,000 रुपीज़ का। तो हम कह देंगे कि क्लेम विल बी लॉस्ट रुपीज़ 1,20,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस लेवल चेंजेस वाली बात है कि ईयर के प्राइसेस वैल्यू चेंजेस हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन देखिए वही है, डेट भी आग लगने की वही है, फिगर भी लगभग मिलती जुलती हैं। जो नई बात है वो ये कि ड्यूरिंग द करंट ईयर हमारा जो प्राइस है वो 10% बढ़ गया परचेजेस का, क्योंकि महंगाई बढ़ी है ड्यू टू इन्फ्लेशन। करंट ईयर की परचेजेस 10% इंक्रीज हो गई है फ्रॉम लास्ट ईयर, और सेलिंग प्राइस 5% इंक्रीज हो गए हैं। जो माल बचा है वो 32,000 का बचा है। तो हम क्या करते हैं, एक तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, कब से कब तक का, 1/1/11 से 11/5/11 तक, आग लगने की डेट तक। और एक वर्किंग नोट में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर 2010। ओपनिंग स्टॉक पिछले साल का बना लेते हैं पहले। ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 60,000। ठीक है, परचेजेस है 1 लाख और सेल्स है 120। जीपी 60,000, जीपी रेशो सेम वही पिछले क्वेश्चन की तरह, फिगर भी वही है 50%। ठीक है, तो ये तो हमने जीपी रेशो निकाल लिया। अब हम करंट ईयर का बनाते हैं हिसाब, और करंट ईयर में हमारा ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का क्लोजिंग 60,000, परचेजेस इस साल की जो परचेजेस है वो है 176। अब यहाँ पर ये बताया कि परचेजेस इस साल पिछले साल के मुकाबले 10% बढ़ चुकी है। अगर मैं सीधा 176 लिख दूंगा तो मैं ये जीपी रेशो 50% अप्लाई नहीं कर पाऊंगा। रीजन बीइंग कि 50% का जीपी रेशो तभी लग सकता है जब प्राइस में कोई चेंजेस ना हो, इन्फ्लेशन इफेक्ट ना हो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 2010 प्राइसेस पे बना रहा हूँ। कैसे, मुझे पता है कि 1,76,000 की परचेजेस इस साल है, लेकिन 10% बढ़ने की वजह से हमारी कॉस्ट 10% बढ़ने की वजह से ये प्राइस 100 की जगह 110 रुपये वाला है। देखो, अगर हमारा 2010 का प्राइस 2010 का प्राइस 100 है, तो इसमें 10% इंक्रीज होने की वजह से ये 2011 में 110 का हो गया होगा। तो मुझे पिछले साल वाला प्राइस चाहिए, मतलब 100 वाला, और ये है 110 वाला। सॉरी, तो ये आ जाएगा 1,60,000। ऐसे ही सेल्स हमारी है 210, लेकिन ये जो 2,10,000 है ये 105 वाला प्राइस है, मुझे 100 वाला चाहिए, क्योंकि 5% इंक्रीमेंट है तो 100 का सामान 105 में आया हुआ है। तो मेरी सेल है 2 लाख। और अब मैं जीपी रेशो लगा सकता हूँ, क्योंकि अब ये हमारे पिछले साल वाले प्राइस पर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पिछले साल का 50% जीपी रेशो था, तो अब भी 50 ही लगा दिया मैंने। तो बैलेंसिंग फिगर मेरी आ जाएगी 1, 2 एंड 3,20,000 माइनस 2 लाख, तो 120।
ये बैलेंसिंग फिगर है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है ये क्लोजिंग स्टॉक है ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन द डेट ऑफ फायर एट 2010 प्राइसेस, पिछले साल के प्राइस के हिसाब से, क्योंकि हमने सारी चीज़ें पिछले साल के हिसाब से लिखी हैं। ओपनिंग परचेजेस भी लास्ट ईयर प्राइस पे लिखा है, सेल भी, जीपी रेशो भी लास्ट ईयर प्राइस के हिसाब से, तो सब कुछ लास्ट ईयर प्राइस के हिसाब से, तो क्लोजिंग स्टॉक भी लास्ट ईयर प्राइस के हिसाब से है। तो स्टॉक 2010 प्राइसेस 1,20,000 और प्लस करूँगा करंट ईयर इंक्रीमेंट हुआ है 10% इंक्रीमेंट 12,000। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर एट 2011 प्राइसेस 1,32,000 का है। इसमें से लेस करेंगे सैल्वेज वैल्यू विच इज 32,000, तो लॉस ऑफ स्टॉक 1 लाख हो गया और क्लेम भी 1 लाख हो गया, क्योंकि हमारे को कोई भी पॉलिसी अमाउंट नहीं दी, तो हम ये मानेंगे पॉलिसी अमाउंट नहीं दी, तो यही टोटल जो पॉलिसी है वो 132 से ऊपर की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसी टाइप का है ये क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको कराया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुश्किल है, आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 7, 8 डाल दूंगा। आग लगी है 12 अगस्त 2024 को एकता लिमिटेड के प्रीमाइसेस में, और हमें इंफॉर्मेशन पिछले साल और इस साल के बारे में बता रखी है, लेकिन ये बता रखा है कि इस साल परचेजेस रेट 10% बढ़ गए हैं और सेलिंग प्राइस 5% बढ़ गया है। माल हमारे पास 10,000 का बचा हुआ है। सबसे पहला काम तो ये करना है हमें कि पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ताकि हमें पता चल सके कि पिछले साल का जीपी रेशो क्या था, लेकिन वो दिखाई देना चाहिए बाद में, पहले मेन आंसर दिखाई देना चाहिए। तो आपको क्या करना चाहिए एग्जाम में, सबसे पहले हेडिंग डालना चाहिए अमाउंट ऑफ क्लेम। सबसे पहले तो मेन आंसर उसे एग्जामिनर को दिखाई देना चाहिए। उसके बाद सब वर्किंग में, तो वर्किंग में क्या करते हैं हम, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23, पिछले साल का। एक बनाते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट 1/1/24 टू 12 अगस्त 24, आग लगने की तारीख तक। तो ओपनिंग स्टॉक है पिछले साल का 18,000 और ओपनिंग स्टॉक है इस साल का, भी इस साल की मैं कोई वैल्यू नहीं लिख रहा। परचेजेस पिछले साल की है 42,000, परचेजेस इस साल की है वो अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ। सेल्स पिछले साल की 60,000 है, इस साल की मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब जो ओपनिंग स्टॉक है इस साल 30,000, वो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो मैं पिछले साल का जीपी रेशो निकाल लेता हूँ। तो 90,000 रुपीज की सेल थी और मेरा जीपी आ गया 30,000,
जीपी रेशो आ गया 30,000 डिवाइड बाय 60,200, 50%। तो मेरा 50%, 50% पिछले साल का जीपी रेशो मेरा आ गया। लेकिन एक समस्या है, ये जो जीपी रेशो है ये पिछले साल का है, लेकिन इस साल हमारी महंगाई बढ़ने की वजह से परचेज प्राइस और सेल प्राइस में चेंज आ चुका है। क्योंकि परचेज और सेल प्राइस में चेंज आ गया तो हम 50% का जीपी रेशो लगा नहीं पाएंगे। तो इस समस्या का समाधान ये है कि हम इसे पिछले साल के प्राइस पर बनाएं, ताकि हम पिछले साल का जीपी रेशो यहां लगा पाए। तो ओपनिंग स्टॉक तो पिछले साल का प्राइस पर ही है 30,000। जो परचेजेस है, परचेजेस है पिछले साल की, जो करंट ईयर की परचेजेस है वो है 88,000, और ये 5% 10% की महंगाई बढ़ने के बाद है। तो 10% की महंगाई के बाद 100 वाला माल 110 का आया। लेकिन अगर मैं इसे पिछले साल के रेट पर ही लिखना चाहता हूं तो इस 110 वाले रेट को 100 रुपए पे लिखना पड़ेगा, ताकि मैं पिछले साल का जीपी रेशो लगा पाऊं। ये हो जाएगा 80,000। सेल इस साल की है 1,05,000, और इस साल 5% का प्राइस इंक्रीज है। तो अगर 5% प्राइस बढ़ गया तो 100 वाला माल 105 का हो गया। लेकिन पिछले साल का जो रेट था, अगर ये माल पिछले साल वाले रेट पर ही आता तो 1,00,000 का आता। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 1,00,000 रुपए पे हमने प्रॉफिट कमाया होगा 50%, क्योंकि पिछले साल का जो परचेज प्राइस का रेट था और सेल प्राइस का हमने वही लिखा है। तो हम यहाँ लिखते हैं 2GP 1,00,000 into 50%, 50,000, और बैलेंसिंग फिगर हमारा आ जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, कि हमारा जिस दिन आग लगी है उस दिन कितने का माल है। तो डेबिट का टोटल अगर हम करें तो 1,60,000 आता है, और अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करें तो 60,000 आता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारा लॉस ऑफ स्टॉक हुआ है 60,000 का माल उस दिन था, उसमें से हमारा माल बच गया, कुछ 10,000 का बच गया, तो 50,000 का तो माल खराब हो गया। जिस दिन आग लगी उस दिन 60,000 का माल था, 10,000 का बच गया, तो 50,000 का माल खराब हो गया। और ये है एक मिनट, ये जो हमारा माल, जो माल हमारा बचा है, ये माल पिछले साल का प्राइस देखो, हमारा जो 60,000 रुपए का स्टॉक आया था, लॉस ऑफ, ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, ये है 60,000। हमारे पास जो माल बचा है वो 60,000 रुपए का माल है। जिस दिन हमारे यहाँ आग लगी उस दिन माल 60,000 रुपए का था। लेकिन ये कहाँ से पता चला हमें ये माल 60,000 का था? ये हमें पता चला पिछले साल के जीपी रेशो लगाकर। अब पिछले साल का जो जीपी रेशो लगाया वो इस साल के प्राइस पे नहीं लगाया, पिछले साल के प्राइस पे लगाया। हमने इस साल के प्राइस को पिछले साल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये जो 60,000 है ये है हमारा 2023 प्राइस, पिछले साल का प्राइस है ये 60,000। इस साल हमने 10% महंगा खरीदा होगा ये, तो प्लस प्राइस इंक्रीज
और प्राइस इंक्रीज है 10%, तो इसका मतलब ये 2024 प्राइस पर यही माल 66,000 का है, क्योंकि फीफो माने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ओपनिंग तो चला गया, इस साल का खरीदा वही माल बचा है, और इस साल का माल खरीदा हुआ 10% एक्स्ट्रा रेट का है, और इंश्योरेंस वाले हमें एक्स्ट्रा पैसा दे देंगे क्योंकि हमारे पास बिल भी होगा माल खरीदा हुआ है। इसमें से माल बचा है माइनस सेल्वेज, इसमें से माल बचा है 10,000 का, तो लॉस ऑफ स्टॉक 56,000 हुआ है, 56,000। अब हमें इस क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की है। अगर हमें क्वेश्चन में बता रखा हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी भैया इतने की है, तो हम एवरेज क्लॉज लगा दें। कुछ नहीं कहा तो हम मानते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी 66,000 से ऊपर की रही होगी, 100% माल इंश्योर्ड है, तो हमें 56,000 का ही क्लेम मिल जाए। ऐसा हमें नोट डालना पड़ेगा। क्या नोट डालेंगे? इंश्योरेंस पॉलिसी अमाउंट इज नॉट गिवन, तो एज्यूम 100% stock is insured, so claim will be equal to loss, that is 56,000। तो जितने का लॉस है उतना ही क्लेम मिल जाएगा और हमारा क्लेम 56,000 रुपए का हो जाएगा।